हेलो हेलो हाँ व्यूअर्स। मैं रितु सक्सेना, मॉडरेटर उत्सव ग्रुप। उत्सव इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर। संजय जी के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। संजय जी फरीदाबाद निवासी हैं और ये मुखौटा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कला के क्षेत्र में उन्हें मुखौटा वाला के नाम से जाना जाता है। उन्हें ये पहचान कला को समर्पित अनेक संस्थाओं व कला प्रेमियों की ओर से मिली है। उनकी कलाकारी की सबसे रोचक बात यह है कि वे स्क्रैप मेटल से मुखौटे बनाते हैं। वे विभिन्न जातियां जनजातियों व देश विदेश के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से जुड़े मुखौटे बनाने के अलावा ऐसे अमूर्त विषयों को भी अपनी कला का हिस्सा बनाते हैं जो मानवता के नाम संदेश देने में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अपनी कलात्मक अभिरुचियों के लिए वर्ष 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में वे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की ओर से टॉप 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स में भी शामिल किए गए। प्लीज वेलकम संजय भोलादेव। वेलकम संजय जी। नमस्कार रितु जी, कैसे हैं? जी, सब बढ़िया है। सबसे हम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें पूरी मीटिंग में। आपको जब भी क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हैं। और ये मीटिंग ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम निकल गया है तो ये मीटिंग खत्म हो जाएगी जल्दी। और हम इसको उसी सेम लिंक से हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। Okay. Good evening, ma'am. Good evening, sir. And wish you a very, very happy new year to all the people. सेम टू यू गुड इवनिंग रेणुका, जी। सेम टू यू। Thank you. सेम टू सेम टू यू। नाइस मीटिंग यू। Same here, sir. Pleasure meeting you. जी रितु जी, स्टार्ट करें हम लोग। जी। जी संजय जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये जो स्क्रैप से मुखौटे बनाने का जो काम है, मतलब जो कला है, ये कोई यूजुअल सब्जेक्ट तो है नहीं। तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? देखिए, शुरुआत कह सकते हैं कि कोई एक या दो दिन पहले नहीं हुई, काफी सालों पहले इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी। और क्योंकि आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको 2 या 4 दिन में या एक महीना करके नहीं आती। आर्ट्स, अगर आप में आर्ट्स का लगन है, अगर आप बचपन से आर्ट के पैशन में हैं, तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे और सभी बच्चे बचपन में स्कूल में जाते हैं, ड्राइंग करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, इसी तरह से मैं भी किया करता था। लेकिन मेरे को बचपन से लगन थी, बचपन से शौक था कि कुछ ना कुछ अलग करना है। चीजों को जोड़ना, तोड़ना, काटना, उनको नया रूप देना, घर में पुरानी पुरानी चीजों को निकाल लेना, उनको कोई ना कोई नया रूप देना, रंग पेंट कर करके किसी ना किसी नई कलाकृति के रूप में मोल्ड कर देना उनको। तो वही जुनून बचपन से मेरे अंदर रहा है, जो आज करते 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 मैं मुखौटों के रूप में उनको आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। जी, ये बहुत खूबसूरत मुखौटे संजय जी के पीछे नजर आ रहे हैं। तो जी कुछ आप अपनी कला यात्रा के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने विधिवत शिक्षा तो ली नहीं है, जैसा कि एज पर जी माय नॉलेज कि आपने आर्ट कॉलेज से कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है, फिर भी ये मुखौटे जी। इतने परफेक्ट दिख रहे हैं अपने आप में, एनाटॉमिकली। और कैसे आपने किया ये सब? जी देखिए, ये जो आर्ट्स मुझे गॉड गिफ्टेड है। इसके लिए मैंने कोई प्रोफेशनल शिक्षा नहीं ली है, ना ही किसी स्कूल कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से मैंने कोई पढ़ाई की है। तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर का वरदान है जो मेरे पास है। और इसलिए मैं उससे वरदान मैंने कि आज तक मैंने अपनी कला का एक भी नमूना, एक भी कह सकते हैं कि पार्ट मैंने किसी को बेचा नहीं है, सेल नहीं किया है। हालांकि हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमसे डिमांड करते हैं कि सर प्लीज आप ऐसा दूसरा रेप्लिका बना के दे दीजिए, ऐसा दूसरा भी समय दे दीजिए। तो अभी तक किसी भी कला को, किसी भी मुखौटे को बेचने का मेरा मन नहीं। तो ये बात है कि एक कला से जब प्रेम हो जाता है, कि मुखौटा जब आपके जीवन से जुड़ जाता है, तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है वो। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि कला यात्रा के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, तो जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कला जो है वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं आती है। जी। कई वर्षों का अभ्यास होता है इसके पीछे, कई सालों की लगन होती है इसके पीछे। तो बचपन से मैं कला का स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री में की है। पुरानी जगहों पर जाना, ऐतिहासिक जगहों पर जाना, वहाँ का कल्चर है उसको ढूंढना,
उसमें इंटरेस्ट लेना, वहाँ के फैक्ट्स इकट्ठे करना, वहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में नॉलेज लेना, तो ये सब शुरू से ही मेरा एक पैशन रहा है, एक मेरी हॉबी का हिस्सा रहा है। तो वही है कि कहीं ना कहीं वो जुनून जो है आपके पैशन में बदल जाता है। तो जब आपका जुनून पैशन में बदल जाता है तो फिर जिंदगी के रंग कुछ और हो जाते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो वही पैशन आज तक चलता आ रहा है और मुखौटों के रूप में आप लोगों के सामने आता है वो। जी जी जी। सर मुझे पूछना था, आपने क्यों सेल नहीं किया? मतलब लाइक समझ सकती हूँ आपका उसके साथ अटैचमेंट हो गया था, बट अगर किसी जी। को पसंद आया और वो खरीदना चाहते हैं तो फिर रिकॉपी कर सकते हैं ना आप? रिकॉपी कर सकते हैं मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि एक जो मास्टर पीस होता है, क्योंकि ये सारी हैंडमेड चीजें हैं, कोई मशीन का काम तो नहीं है। और मुझे पता है कि अगर मैं एक चीज की कॉपी करने बैठूंगा, अपने ही काम की अगर मैं कॉपी करने बैठूंगा, सामने रखकर भी अगर उसको मैं सेम पीस बनाना चाहूंगा, तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं सेम पीस बना के कॉपी करके उसका एक दूसरा रेप्लिका तैयार कर करेक्ट। सकता हूँ। क्योंकि ये वो जो तो मैं एक समझ पीस, सकती हूँ। जी जी, जो एक मास्टरपीस बनता है उसमें आपकी पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन, पूरी क्रिएटिविटी उसमें लग जाती है। और दूसरा जो मेरा थॉट है वो ये मानना है कि अपनी बनाई हुई कृतियों को बेचना वो मतलब वो कला नहीं है, वो व्यापार हो जाता है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए यही कारण है कि मैंने आज तक अपनी एक भी कृति, एक भी मुखौटा अपना सेल नहीं किया है। आने वाला टाइम कैसा होगा, हो सकता है कि मुझे शायद कुछ जरूरत पड़ने की डिमांड, शायद कुछ इस क्षेत्र में आना पड़े, तो हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में मैं मुखौटे सेल करने शुरू कर दूं, लोगों को पहुंचाने शुरू कर दूं। लेकिन फिलहाल अभी तक तो लोगों के लिए ना है तो ना ही है। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कहा व्यापार, या एग्री, क्योंकि वो व्यापार जी हम मतलब मन मार देता है। बट कभी कभी क्या होता है, जब लोग अगर एडमायर करते हैं, आपके काम का तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि आपका काम, उनका एक कलेक्शन उनके पास रहे, और वो उसको फ्री भी नहीं ले जाना चाहते हैं, ऐसे हालत में तो आप दे ही सकते हैं ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसी के लिए मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इनको अगर मैं बेच नहीं सकता तो एटलीस्ट मैं इनको रेंट पर दे सकता हूँ, ताकि जिन लोगों को इनसे लगाव है कुछ टाइम के लिए वो इनको अपने घर में, अपने ऑफिस में, या जहाँ भी अपना इंस्टीट्यूशन है वहाँ इसको एज ए डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। ये मेरी करेक्ट है, प्लानिंग चल उसके रही बाद है अभी। ठीक है। एंड व्हाट, कौन से आप स्क्रैप मटेरियल्स यूज करते हैं सर? इसमें देखिए सारा, जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि ये स्क्रैप मेटल होता है। मेटल इसमें देखिए एल्यूमिनियम भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, कोई पार्ट ब्रास का भी हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी किसी तरह का प्लास्टिक यूज नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है कि इसमें वर्ल्ड लेवल पर प्लास्टिक के ऊपर कितना बैन चल रहा है, कितनी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही हैं इसको प्लास्टिक के ऊपर। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं प्लास्टिक कहीं भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। किसी भी तरह का कोई मेटल का पुर्जा होता है, चाहे वो आपका टी लेवल का हो, किसी व्हीकल का पार्ट हो, किसी किचन में कोई यूटेंसिल खराब हो गया हो, कोई लोहे का स्क्रू हो, पेच हो, जाली हो, पाइप का टुकड़ा हो, किसी भी तरह का मेटल, वो मेरे कहीं ना कहीं रूप में मुखौटों में काम हो जाता है, तो उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उन्हें इतने प्यारे शेप्स में आपने कैसे दिया? सॉरी देखिए रितु मैम, शेप मैं तो, ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, क्वेश्चन होंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। मेरे को सर क्यूरियोसिटी ये मेरा हो भी रहा था, इतने क्वेश्चन है। सारे मेटल हैं और सारे स्क्रैप मेटल हैं, और उन्होंने इतने प्यारे प्यारे शेप्स दिए हुए हैं ना, मेरा तब जी से आंख में, मतलब कहते हैं ना, आंख में खुजली मच गया है कि पूछे बगैर मैं जी चुप नहीं रह रही। देखिए मुखौटा, सर मुखौटे में जब हम एक मुखौटा बनाते हैं तो मुखौटे में हमें क्या दिखाना होता है, सिर्फ फेस दिखाना होता है। उस फेस में आंखें, नाक, कान और मुंह, ये फीचर्स दिखाने होते हैं। तो एक इंसान का जो चेहरा होता है वो चेहरे के भावों से ही पता लगता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो भाव दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसी ना किसी तरीके से। और चाहे वो किसी ट्राइब के ऊपर बेस है वो मुखौटा, चाहे वो किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस है, या वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, तो उस पर जब तक उस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं दिखाए जाएंगे पूरे, तो मेरा काम सार्थक नहीं होगा। तो ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि मेटल को किस तरह से शेप में देखो घेरा जाता है, तो इसके लिए काफी तरह के टूल्स होते हैं। कुछ मैनुअल टूल्स होते हैं, कुछ पावर टूल्स होते हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, कटर होते हैं, तो उनसे जोड़ तोड़ करके, कट करके, ग्राइंड करके उनको ऐसी शेप दी जाती है। कोई पार्टिकुलर शेप हमें तैयार करनी है, तो वो मेटल को पीट पीट पर, उसकी जो शीट होती है मेटल की, उसको ठोक पीट कर, उसको मोड़ कर, उसमें होल करके उसको उस पर्टिकुलर शेप में लाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मुखौटे का हमें अगर कान बनाना है या नाक बनाना है, तो उसको उसी शेप में ढालना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, उसके बाद उसको उसके फेस वाले स्थान पर फिक्स किया जाता है उसको। तो काफी कसरत वाला काम है ये।
हाँ, कसरत वाला काम तो है ये बिल्कुल। मेहनत कौन से करती है, मेहनत आजकल हर रेखा, काम में आप कुछ देखिए। पूछना चाह वो रहे तो थे है। शायद। एक और चीज मुझे पूछना था, उन्होंने वो उसके ऊपर मेटल पे कौन सा पेंट यूज किया है? जी हाँ। अच्छा, पेंट की आप बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ एक तो देखिए शेप इसमें पूछ कई, लिया मैंने, आप कैसे लाते हो। दूसरा मेरा बहुत क्यूरियोसिटी है कि पेंट। हाँ देखिए इसमें कई तरह के पेंट मैं यूज करता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं जो कलर्स के मामले में मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ टाइम टू टाइम ना। जनरली इन पर मैं आपको बताऊँ तो इन पर रबड़ पेंट होता है, प्लास्टिक पेंट होता है, एनामल पेंट होता है, स्प्रे भी, और कहीं कहीं एक्रेलिक पेंट भी। इन सब का मिक्सचर चलता है। जहाँ जिस पेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह का कलर टेक्सचर उसके ऊपर दिया आपको जाता कौन है। सा पेंट ज्यादा उसके ड्यूरेबल बाद लगा सर? वैसे तो ड्यूरेबल सारे ही हैं देखा जाए तो, लेकिन मैंने देखा है कि एक्रेलिक फिर भी सबसे बेस्ट रहता है इन पर। एक्रेलिक एंड उसके साथ ही स्प्रे पेंट। स्प्रे थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे जॉइंट्स आते हैं जहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां स्प्रे कलर ये काम कर देता है। और सेकेंडली थोड़ा सा फिनिशिंग वाइज देखा जाए, स्प्रे कलर से फिनिशिंग भी काफी आती है। बट एक्रिलिक पेंट क्योंकि हाँ, इसकी स्मूथ सरफेस होती है, तो एक्रिलिक पेंट निकलता नहीं है। दैट्स व्हाट नहीं मेरा मेरा नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन वही था। अच्छा। कि नहीं नहीं कोई निकल जैसे उंगली निकल से निकल निकल जाएगा वो तो। जाएगा। निकलता नहीं है स्प्रे कलर। तो ये एक्रेलिक की स्प्रे आप बात कर। शायद स्प्रे शायद ड्यूरेबल होता हो, बट वार्निश एक्रिलिक तो मुझे तो लगता है कि वार्निश करना पड़ता होगा ना उस पे, तभी रुकता है वो, बिना वार्निश के तो रुकेगा ही नहीं एक्रेलिक। हाँ वार्निश तो देखिए देखिए सबसे लास्ट में करनी पड़ती है वार्निश, तो जब पूरी कलरिंग सीक्वेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में हम वार्निश का स्टेप लेते हैं, उस पर शाइनिंग के लिए, उस पर थोड़ी सी ग्लो लाने के लिए। नहीं, ग्लो के लिए नहीं, वो कलर सिक्योर करने के लिए भी तो रखते हैं सर उसको हम। हाँ कलर करेक्ट। सिक्योर करने के लिए है, लेकिन वो सबसे लास्ट स्टेप आता है वार्निश का। हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे लास्ट है। और जी जी। एनेमल जो कलर्स होते हैं उस पे तो हमें नीड ही नहीं होती है उस, क्योंकि वो खुद से एक ऑयल बेस्ड होते हैं वो। वो हाँ, एनामल जो है एनामल के लिए तो जरूरत नहीं होता है। वो हम्म। दो तरह के आते हैं एनामल भी, एक ग्लॉसी में और एक मैट फिनिश में। मैट हाँ जी, फिनिश। हाँ जी। हाँ जी मैट सर, फिनिश एक मेरा क्वेश्चन ये था, आप जैसे बोल रहे थे कि आप जैसे सेल आउट नहीं करते, ठीक है, आपका जी। वर्क सेल आउट नहीं करते, तो आप फिर अपने आप को एज ए आर्टिस्ट किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्योंकि देखो हम आर्टिस्ट, मैं नहीं हूँ आर्टिस्ट, अभी अभी तो रास्ते में हूँ, मैं तो चली हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप एज एन आर्टिस्ट, आपको लोग जानते हैं, आप बता रहे हो कि विदेश में भी जानते हैं, भारत में भी बहुत आप विख्यात हैं आपके काम के नाम से। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि मतलब आप अगर आप उसको सेल भी नहीं कर रहे, एग्जीबिट भी नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को कैसे उस चीज पे मतलब आगे चल पा रहे हैं एज एन आर्टिस्ट? नहीं एग्जिबिट तो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ सेल नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरी एग्जीबिशंस काफी जगह हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में भी मेरी एग्जीबिशंस होनी है जो अब ऑलरेडी शेड्यूल है। सर, संजय लेकिन भोला सर मैं वही जी जो बोल रही है हूँ कि वो हमारी कैसे। एग्जीबिशन का भी एक हिस्सा थे, पार्टिसिपेंट थे। अच्छा, 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 बट लेकिन सर जैसे लाइक अब जो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है, हम जैसे लाइक किसी को आर्टिस्ट को जा रहे हैं, तब हमें पता है कि आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि वो तो सेल तो करेंगे नहीं, हम क्यों जाए देखने उनका काम? वो बेचते तो है ही नहीं, हम क्यों जाए उनका काम देखने? तो वो नहीं चीज नहीं में नहीं, एक ये निकालना क्या है होता है, आपके आई एम माइंड से कि क्या है वो चीज, कैसे आप उस रेखा चीज को जी, देखिए मेंटेन कर। देखिए रेखा दोनों जी, चीजों में होता है परचेस करने आर्ट के लिए तो। नहीं जाते हैं लोग, कभी कभी इंस्पायर्ड होने के लिए भी जाते हैं। नहीं, मैं वही चीज बिल्कुल कह रहा जाते हैं। हूँ कि ये आर्ट देखना दो तरह से होता है। एक तो होता है कि सिर्फ आर्ट देखने जाना, और एक होता है आर्ट खरीदने जाना। तो हाँ दोनों जी, चीजों हाँ में जी, बहुत होता है। अब हाँ मैं जी। भी की आर्ट एग्जीबिशंस में जाता हूँ, लेकिन मेरा मोटो आर्ट खरीदना नहीं होता, मैं वहां देखने के लिए कुछ हम ना कुछ जाता हमें हूँ। तो सर इंस्पिरेशन, हमें तो इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि हम दूसरे आर्टिस्ट को उनका हार्ड वर्क देख के या उनका काम देख के कहीं से इंस्पायर हो जाएं, और फिर हम उस अपने आप को फिर और मोटिवेट करके और आगे आगे भागें, करेक्ट। ताकि हम भी। करेक्ट। लेकिन मेरा जो एक जी एज एन आर्टिस्ट, अगर जैसे मैं अपने आप को भी समझ रही हूँ, मैं वो थॉट आपके दिमाग से एक मैं जानना चाह रही हूँ कि वो क्या ऐसा थॉट लेके आप काम कर रहे हैं कि मुझे सेल भी नहीं करना है, और अपने आप को कैसे, मतलब किस मजबूती से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो चीज मैं पूछना चाह रही थी। क्योंकि हमारे तो दिमाग में अगर कुछ भी एक आर्ट वर्क बना रहे हैं ना, तो 36 बातें दिमाग में रहती है कि सेल कर लो किसी कि तरह से ना। नहीं सेल भी कर ले, या मैं हम इसका क्या करेंगे, हम इसको कहाँ हाँ, हम लगाएंगे, क्यों कैसे कर रहे स्टोर हैं। करेंगे, देखो
सिक्योर, हाँ, एक क्या पर्पस है उसका हमारी लाइफ में, उस काम को अगर हमारे भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। देखो सर, ये चीज तो है ना कि हम अगर अपनी एक चीज निकालते हैं, एक मास्टरपीस, आपने बोला कि हर ये चीज मैं आपकी बिल्कुल एग्री करगी किया मैंने कि एक बार हमने अपने हाथ से जो चीज बनाई, हम खुद से ही उसकी रेप्लिका नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्ले में काम करती हूँ, तो मुझे उस चीज का समझ आता है। मैं भी नहीं कर सकती सेम चीज, कभी अपनी खुद की नहीं बना सकती, तो उससे मैं एग्री हमेशा किया। क्या होता है, एक वर्क दूसरे वर्क से थोड़ा अलग ही बनता है। हाँ, बट लेकिन मेरा जो मोटिव रहता है कि यार ये निकलेगा तभी मेरा दूसरा मास्टरपीस बनेगा। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि आप तो निकाल ही नहीं रहे हो उनको, तो आप दूसरा फिर मास्टरपीस कैसे बना पाते हो, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, लोगों का जो आर्ट करने का जो नजरिया होता है ना, हर इंसान का अलग अलग होता है। आप आर्ट करते हैं किसी और वे में, एक्स वाई हम्म जेड कोई और करता है किसी और वे में। मेरा जो आर्ट करने हम्म का काम है, जो मोटो है वो ये है, अपने आप को खुशी देना और लोगों को खुश करना। अगर मैं कोई जी काम कर जी। रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं, या एक्स वाई जेड कोई भी आके उसको देख रहा है, उसको अगर वो अच्छा लग रहा है हम्म तो इसमें खुशी मिल रही है, तो मेरा काम हम्म करना सार्थक है। मेरा मोटो ये नहीं है कि मुझे अपनी आर्ट से पैसा कमाना है। पैसा मैं और भी तरीके से कमा सकता हूँ, मेरे पास और सोर्सेज भी हैं पैसा कमाने के। लेकिन फिलहाल जैसे हम्म मैंने आपको बताया कि आर्ट जो है अपनी मन की खुशी के लिए करता हूँ। आर्ट मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं हम्म है। हम्म हम्म तो हम्म मुझे खुशी मिलती है। हम्म। जिस आपको खुशी मिलती है तो उससे बढ़कर दुनिया में तो कोई और काम है ही नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। जी तो जी ये जी। तो आर्टिस्ट का तो प्लेजर ही यही है, जो वो बना रहा है उसी के अंदर प्लेजर है। वो जी मिल जाए उसको तो वो अपने आप में मास्टरपीस बन जाता है। बट लकी हाँ, तुम मुझे बेटा, ये सुन के बड़ा थैंक लगा, यू। आज सरप्राइज हुई मैं उस चीज को सुन के कि ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो गीजर ओपन किया। बना रहे हैं, लेकिन कोई उसको सेल नहीं, आउट करने का सच्ची कोई कला मौका नहीं साधक देता। है रेखा। जी हाँ, जी मैं जी कभी। रेखा जी, रेखा जी, मैं एक जी और चीज कहना चाहूंगी। कभी कभी क्या होता है हाँ ना, जी। हर बार जब आर्ट बनाते हैं, कभी कभी कुछ अपने कलेक्शन के लिए भी होना चाहिए कि हमने क्या जी क्या जी, ये बनाया तो है। करके। तो उसके हम्म। बाद अगर किसी को हमारे से परचेज करना होगा, तो हमेशा क्या होता है, जो हम बनाते हैं वही सेल होगा करके गारंटी नहीं होता है। लेकिन हमारा कला क्या है, हमारा क्वालिटी क्या है देख के लोग उसके हिसाब से अपने अपने मर्जी से उनको जो बनवाना होता है वो ऑर्डर देते हैं। तो वैसे भी सेल हो सकता है। हम्म ये तो है। खैर वो जो अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहती हूँ कि मीटिंग जो है वो 10 मिनट में एंड हो जाएगी। हम इसको दोबारा सेम लिंक से हम इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। श्योर मैम। सर, ये आप इसमें खुद से करते हैं, वेल्डिंग भी खुद से करते हैं, या कुछ वर्क आप करते मैं हैं, भी या फिर वेल्डिंग बाहर यही से कराते हैं? मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्योंकि ये कोई आसान प्रोसेस तो है नहीं। इसमें आपने जी। बोला वेल्डिंग भी करना है, सब कुछ करना है। तो आपकी कोई टीम सीखना है है। या फिर आप अकेले करते हो ये सब चीजें? देखिए रितु जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसमें वेल्डिंग करता हूँ। ये सरप्राइजिंग बात एक ये है आप लोगों के लिए कि ये नॉन वेल्डिंग कॉन्सेप्ट है मेरा। इसमें कहीं भी वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं होता। फिर इसको आप कनेक्ट जैसे कैसे करते हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट जी। पर आ रहा हूँ। जैसे तो पहले बताया कि मैं स्क्रैप मेटल का निपटान करता हूँ, जो कूड़ा कचरा हम समझ के कबाड़ी वाले को दे देते हैं, उसको मैं इकट्ठा करता हूँ और उससे अपने फोटो में कहीं ना कहीं प्रयोग करता हूँ। तो वेल्डिंग ना करने का जो मेरा एक सबसे बड़ा कारण है ये है कि वेल्डिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कई तरह की गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तो एक तरीके से मैं उन चीजों से भी बचाना चाहता हूँ पर्यावरण को, वेल्डिंग का इस्तेमाल ना करते हुए। इसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो आपने बात की कि हम एक मेटल के पार्ट को दूसरे पार्ट से कैसे जोड़ते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं कि या तो उनको हम जोड़ते हैं स्क्रू से या जोड़ते हैं रिपट से। इन दो तरीकों से उनको जोड़ा जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा पीस है चाहे वो बड़े से बड़ा पीस है। रिपर्स के थ्रू या स्क्रू के थ्रू उनको आपस में ज्वाइंट किया जाता है। और वो कई बार तो रिपर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं, हिडन फॉर्म में लगाए जाते हैं, कि वो आप लोगों को नजर भी नहीं आएंगे कि किस तरीके से इसको एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ा गया है। तो ये भी कोई ग्रेट। इजी काम नहीं है, तो आप खुद से करते हो ये स्क्रूज और ये सब, या फिर कोई ये टीम सब है मैं खुद ही आपकी? करता ये खुद ही करता हूँ। मैं अपने आप में अपनी पूरी टीम हूँ मैं। तो जी। ए से लेकर के जेड तक सारे काम मैं खुद करता हूँ, अपने हाथ से करता हूँ। मैं आपने तो देखा ही होगा, मैं टाइम टू टाइम अपने कुछ मेकिंग के वीडियोस भी, कुछ फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पर अपना डालता रहता हूँ मैं। तो ये सारा वन मैन शो है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है और कैसे करना है, क्या उसकी प्लानिंग होगी। कोई और दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता जितना मैं बिल्कुल। समझ बिल्कुल सकता सर। हूँ। तो ये ये सारे सर काम मैं ये खुद। भी एक हमारी फीलिंग ही होती है कि हमें जो आर्ट पीस निकालना है उसमें सिर्फ हमारा ही टच हो, किसी और का ना हो।
ये एग्जैक्टली बात तो है। एग्जैक्टली। वो तभी तो है। उसमें आपका भी आ पाएगा ना। जी जी। एक सर और चीज सर पूछनी थी कि आपको इसका आइडिया कहाँ से आया, जैसे फर्स्ट आपका आर्ट वर्क था, एक मेमोरी होती है हमारे माइंड में, यार मैंने वो जी एक चीज में वहां से इंस्पायर हुआ था और तब मैंने फर्स्ट टाइम तब बनाया था, उस एज में बनाया था। जी ना जी। रेखा जी, आपने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया। आ, थैंक यू। हम जब बात कर रहे हैं इंस्पिरेशंस की, तो ऐसा है कि हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं हमें काफी लोग मिलते हैं, काफी चेहरे देखने को मिलते हैं। तो शुरू से मेरी हैबिट रही है कि मैं जब भी किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, तो मैं थोड़ा ना थोड़ा बहुत उसके चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसान के मन में चल रहा होता है, वो उसकी आंखों से या उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि इस जी आदमी का जी, नेचर बिल्कुल कैसे सही बोल रहे हैं। चल रहा है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके भावों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद वही भाव कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी मुखौटे में लाने की कोशिश करता हूँ मैं। क्यों, जब हम भावों की बात करते हैं, तो आप देखते हो कि किसी मुखौटे में नाक हमें बड़े बड़े चाहिए, उसके नुकीले दांत चाहिए, बड़े बड़े दांत चाहिए। आंखें अगर आप उसकी बंद दिखा दोगे तो थोड़े से शांत भाव आ जाएंगे। आंखें बड़ी दिखा दोगे, खुली हुई आंखें दिखा दोगे, तो मतलब उसके चेहरे पर गुस्से वाले, रौद्र वाले भाव आ जाएंगे। तो इसी तरह से मिले जुले भाव हैं जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फोटो में। तो एक तरीके से जो इंस्पिरेशन है वो लोग ही मुझे देते हैं, जिनके चेहरे में देखता हूँ और उनको कहीं ना कहीं अपनी कला में निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके संजय जी। संजय जी, एक जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पहले आप प्लान करते हो कि आपको क्या बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये स्क्रैप कलेक्ट कर मतलब कलेक्ट करते हो, या फिर स्क्रैप आपके पास होता है और आप उसी से कुछ बनाने की कोशिश करते हो? देखिए, स्क्रैप तो एक ऐसी चीज है कि एक रेगुलर बेसिस पे मेरे को स्क्रैप डीलर हैं, उनसे मेरा लिंक है, और टाइम टू टाइम उनसे मेरा स्क्रैप रेगुलर बेसिस पर आता रहता है। इसमें कह सकते हैं कि 70% तो स्क्रैप होता है, लेकिन 30% मुझे नए पार्ट्स, मेटल के नए पार्ट्स मुझे परचेज करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपको स्क्रैप में नहीं मिलती, वो आपको एज ए नए फॉर्म में ही परचेज कर कर लानी पड़ती हैं। तो स्क्रैप तो ऐसा है कि मेरे पास इस समय एक कमरा पूरा स्क्रैप से भरा हुआ है पूरा। काफी सारे बीन्स हैं, काफी बीन्स हैं। जहाँ कहीं मुझे स्क्रैप की कोई आइटम दिखती है, मैं वो ले लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, और अपने गोडाउन में लाकर रख देता हूँ। मुझे नहीं पता होता उस समय कि मेरी कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी, लेकिन ये पता होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जरूर होगा। तो जब कोई थीम माइंड में आती है, सबसे पहले उसकी स्टडी चलती है, उसकी माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड देखनी होती है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखनी होती है, ताकि जब मैं उस चीज को तैयार करूं, ताकि उसके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, वो फैक्ट्स कोई गलत ना हो जाए उसमें। तो एक बार स्टडी करने के बाद जब आपके पास सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका पेपर पर एक छोटा सा लेआउट रेडी होता है, उसकी डिजाइनिंग तैयार होती है कि ओके। उसकी शेप आकार कैसे होगी, कान कैसे होंगे, नाक कैसे होंगे, अगर बाल बनाने हैं तो बाल खुले रखने हैं या ऊपर जूड़ा बांधना है, उसकी आंखों का स्टाइल कैसा होगा, कितनी बड़ी आंखें होंगी। तो ये सब फीचर्स उसमें डिसाइड करने पड़ते हैं लेआउट में। उसके बाद उसकी फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होती है। सर जी, ओके। आपके लेफ्ट से जो थर्ड वाला मुखौटा है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में? लेफ्ट से थर्ड वाला, लेफ्ट दिस लेफ्ट वन, सर। ये नहीं आपके लेफ्ट सर। ये वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके ये पास वाला। वाला, ना ये ना, उस वाला, तरफ। लाइट ये ब्लू। वाला, नहीं नहीं सर, इस तरफ जाइए, हाँ। ये वाला लाइट ब्लू। यही वाला। हाँ जी, हाँ जी। ये आप देख रहे हैं, ये दो मुखौटे एक जैसे हैं, ये बेसिकली अफ्रीकन ट्राइब पर बेस्ड हैं दोनों मुखौटे। कौन से टाइप सर? अफ्रीकन, अफ्रीकन, अफ्रीकन ट्राइब, ओके। अफ्रीकन ट्राइब, अफ्रीकन जो ट्राइब है काफी वर्ल्ड फेमस ट्राइब है। अफ्रीका के जो मुखौटे हैं काफी वर्ल्ड फेमस हैं, और काफी सारे उसमें आप देखते हैं कि जो ट्राइबल फॉर्म्स अफ्रीका में रहती हैं, आई थिंक शायद किसी और कंट्री में नहीं रहती हैं। तो काफी स्टडी करता रहता हूँ मैं टाइम टू टाइम। तो ये दोनों मुखौटे उसी पर बेस्ड हैं, एक्चुअली ये फोर हैं, दे आर फोर इन नंबर्स। तो यहाँ मैंने टू ही ओके डिस्प्ले किए हुए हैं। जी जी। सर आप ओके। हनुमान जी वाला करीब से दिखा सकते हैं? मेरी बड़ा उसको देख के ना बड़ी ऐसी उत्सुकता हो रही है करीब से देखने की उसको। सेम हियर, हाँ सेम जी। हियर रेखा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। बहुत और मेरे अट्रैक्ट को कर ये रहे भी हैं वो अपनी पूछना था, तरफ। उन्होंने इतना ब्यूटीफुली वो हनुमान जी का फेस मतलब उभर के दिख रहा है उसमें। बिल्कुल। अच्छा सर अगर अच्छा, हनुमान पॉसिबल जी। हो तो प्लीज आप इसको दिखाइए। मैं दिखाता हूँ आपको।
ओह अमेजिंग। ये ब्यूटीफुल। देखिए। वाह, बहुत सुंदर ये है, आपके बहुत सुंदर। जैसे मैं, सर आपका कैमरा ये अभी रिसेंटली ही रेडी हुआ है। और ये देखिए। मस्त है सर, बहुत अच्छा है अद्भुत। ये सब, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा है। इनको हमने सर नाम दिया है। इनको तो अयोध्या भेज दीजिए आप। जी, तैयारी कोशिश पूरी चल रही है, कहीं ना कहीं कोई सोर्स मिल जाए तो मैं जरूर देखिए ऐसा भेजना लग रहा है चाहूंगा। मुस्कुरा रहे हैं हमें देख के। जी जी, वही है, क्योंकि मतलब बहुत शांत बना है। हाँ, हनुमान जी इसका के बहुत कई रूप। डिविनिटी आ रही है इसमें। आंखें, नहीं आंखें ऐसा लग रहा है जैसे बोल रही हैं आंखें, बिल्कुल बिल्कुल आंखें बोलती हुई आंखें हैं। जो मैंने इसमें भाव लिए हैं, इसमें इनको मैंने शांत भाव दिए हैं, क्योंकि हनुमान जी के कई रूप हमारे सामने आते हैं देखने को, और कई नाम सामने आते हैं। तो इनको हमने नाम दिया है रामदूत का। मुझे तो बल्कि इवन सर एक चीज और बताऊं आपको, इसमें इनके मुंह में जी ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मुंह में रखा हुआ है उन्होंने, वो ब्लैक है, वो आई थिंक लाइट पड़ रही है उनके उस पे, बट लेकिन वो है ना ऐसे गोल गोल ऐसे दिख रहा है जैसे उन्हें सूरज मुख में रखा हुआ था ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है गोल गोल। अच्छा, इस करेक्ट। तरफ। ये यहाँ पे तो यहाँ लाइट पे का यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही है शायद। हाँ लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मुंह में कुछ है उनके। हाँ, बिल्कुल। ये लाइट का रिफ्लेक्शन है इसके लिए। बहुत प्यारा बना है सर, बहुत ही प्यारा। संजय जी, एक आपका वो जो आपने शंकर भगवान बनाए वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मुझे लगते हैं। वो है क्या हाँ इस जी। समय? वो इस समय है नहीं, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एग्जीबिशन है परसों जयपुर में। जी जी जी। 2 दिन का मेरा एग्जीबिशन है, तो काफी मुखौटे मैंने पैक कर दिए हैं उसकी तैयारी के हिसाब से। तो इनमें से भी 3-4 अभी देखो जाएंगे, उनको पैक कर दूंगा कल मैं। तो वो सब पैक होके एक साइड पे रखे हुए हैं सारे। अच्छा, तो वो पैक हो गया है। पैक हो गया, एक्चुअली वो भी शंकर जी मुझे नहीं बहुत है वो। अमेजिंग लगता है, वो शंकर जी वाला। वो एक्चुअली त्रिदेव आप है, वो लकी हो तीनों मैडम, गॉड। आपको देखने को मिल गया। कीप कीप यू वेटिंग है, सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए। एक एक बेनिफिट होगा कि मैंने उतनी देर में वो जो मैंने आपको बताया था ना कि वो शिव जी वाला जो मास्क है वो निकाल लिया, मैंने अनरैप कर दिया ओके उसको। ओके, तो मैंने कहा आप देखना लोगों ने चाहेंगे बात हम करी, वो मास्क। डाल देता हूँ मैं। रेखा जी हैं, चली गई हैं, नहीं रेखा है। तो लीव कर गई क्योंकि उसको कहीं काम था। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मैं उसको दिखाता हूँ हम मैंने। ये वीडियो की वो भेजेंगे रिकॉर्डिंग, आप दिखाइए प्लीज। हाँ, मैंने निकाल लिया है वो। ये देखिए। ओ ब्यूटीफुल, बहुत हाँ सुंदर है। ओ माय गॉड, रेखा जी ने सही बोला था कि एकदम महाकाल जी का मतलब लुक आ रहा है। बहुत अच्छे इनकी आईज और हेयर्स। बहुत प्यारा बना है, मतलब वो कहते हैं जान डाल दिया है इन्होंने उसमें। जी। जैसे हनुमान जी का आया, मतलब ये भी ऐसा ही है। हाँ, सेम हनुमान जी शिव जी दोनों के बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं आपको बता रहा था उस समय हमारी संजय मीटिंग जी, डिसकंटिन्यू हो। संजय जी, संजय जी, हाँ एक जी। बार आप फिर से आप ये वाला दिखाइए। मेरे पापा देखना चाह रहे हैं, जो हमने इतनी तारीफ की तो मेरे पापा जी का हुआ कि वो भी देखना चाह रहे हैं। नमस्कार। तो जरूर आप जरूर जरा जरूर। शिव जी वाला दिखाइए, स्क्रैप से बनाते हैं। अगली बार आप ज्वाइन कर लेना तो पूछना। और पीछे यही ये सवाल तो हनुमान जी सबके वाला दिमाग भी में घूम रहा कितना था। अच्छा रखा है। मैं इसके बारे में बता रहा था, पहले भी हमारी मीटिंग डिसकंटिन्यू हो गई थी। ये एक्चुअली शिव जी नहीं है, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में नाम लेते हैं ना त्रिदेव का, जी। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों गॉड हैं बने हुए हैं, तो इन पर मैंने तीनों पर वर्क किया है। तो ये देखिए, तीनों इस तरह से रखे जाते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा शायद ये। ओ, सुपर। ब्रह्मा विष्णु और ऊपर महेश। ओ हाँ जी। माय गॉड, ये इसी तरह से अमेजिंग। तीनों की तरह हुए हैं। बहुत सुंदर है। और रेणुका जी मेरा 17 से 23 जैन को ललित कला दिल्ली में शो है। ओके, 17th से। तो 17 से 23 को। ओके ओके, 17th को मैं और बैंगलोर रिटर्न आ रही हूँ। अच्छा मेरा अच्छा। बेटा भी दिल्ली में ही काम कर रहा है, गुड़गांव में है वो। तो उसका काम लग ओके गया तो दिसंबर में चला गया था काम के लिए। तो अभी ओके। इस बार प्लान है, मतलब काशी और वाराणसी प्रयागराज वहां पे घूमने का है, क्योंकि मेरे को जी मंदिरें जी। देखने थे। मैंने कहा चलो ठीक है, बेटी के जरिए नॉर्थ इंडिया एक्सप्लोर करूंगी। तो उधर जा अच्छा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद बेटी आर्किटेक्ट है, अभी तो तो उसका काम रोक के आ रही है वो, तो फिर हमें रिटर्न आना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम देखती हूँ मैं।
हमारा मतलब शेड्यूल कैसे जा रहा है, आगे पीछे अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आई विल मेक इट अप। ओके, कोशिश जरूर करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा इफ यू कुड जॉइन अस हाँ हैं। जी सर। अरे आपको क्या अच्छा लगेगा, मिस करूंगी तो मेरे को गिल्ट फील होगा। हम तो आएंगे ही। हम लोग मौका हाथ से जाता है तो बहुत गिल्ट फील होता है। जी जी जी। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जहाँ कहीं भी एग्जीबिशंस होती हैं, जो जो एटलीस्ट आर्ट लवर्स हैं आज जैसे, जितने मैक्सिमम लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं वो आए, आर्ट को देखें, क्योंकि स्क्रीन पर एक चीज करेक्ट, को देखना, फोटोग्राफ में देखना और रियल में देखना बहुत डिफरेंस बहुत होता है अलग उसमें। है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो तो है, तो जब तक उसको फील नहीं करेंगे, आंखों से फील नहीं करेंगे, उसका मजा नहीं आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो तो एग्जैक्टली। है संजय जी, सर, एक समझ मैं सकते आपसे हैं। ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितना भी आपने स्कल्पचर्स बनाए हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्कल्पचर्स क्या साइज के बनाए हैं आपने? वैलिड देखिए, क्वेश्चन। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे छोटा तो कह सकते हैं कि कुछ मास्क हैं मेरे, कुछ अफ्रीकन ट्राइब पर, या कुछ 17th सेंचुरी का एक मैंने बनाया था, पोर्तुगीज ट्रेडर करके बनाया था। तो वो है सबसे छोटे साइज का। क्या साइज तो मतलब होगा मेजरमेंट सबसे उसका? क्या बड़े होगा सर उसका, क्या उसका मेजरमेंट था साइज, उसका? उसका मेजरमेंट आप मान के चलिए कि 12 इंचज हाइट होगी उसकी, और आई थिंक 10 इंचज उसकी विड्थ होगी। ओके। वो वॉल तो छोटा माउंटेड नहीं है हुआ वो। सर, वो तो बड़ा हो गया। नहीं, मेरे मतलब मेरी काउंटिंग में वो सबसे छोटा ही है, वो उससे बड़े बड़े ही हैं। ओके। ओके। तो अच्छा। आई थिंक सबसे छोटा है। और ओके जो सबसे ओके। बड़ा तो वो भी अंडर प्रोसेस है रितु जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली वाले एग्जीबिशन में उसको मैं डिस्प्ले कर सकूँ। ओह, अगर वो बाय द टाइम कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको वहाँ ललित कला में जरूर शो करूंगा, फिर आप वहाँ देख पाएंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखना जी। चाहेंगे आप हम। कहाँ से हो सर एक्चुअली? मैं मैडम दिल्ली एनसीआर में हूँ, मैं फरीदाबाद में, हरियाणा में। ओके ओके वहाँ के ओके वहाँ के पास है बिल्कुल फरीदाबाद। तो ओके आपका स्टूडियो ओके। है फरीदाबाद में? जी, मेरा अपना स्टूडियो है, और मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे जितने भी मास्क मेरे बन जाते हैं तो मेरे अपने स्टूडियो में ही उनको मैं डिस्प्ले में रख देता हूँ मैं। ओके। तो अब तो ओके ये सिचुएशन है, स्टूडियो मेरा काफी भर गया है, काफी मतलब उसमें स्पेस अब कम लगने लगा है। जगह नहीं है। तो मैं प्लान, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लिया जाए, थोड़ा सा नीचे एक पोर्शन है मेरे पास, उसको थोड़ा सा रिनोवेट करवा कर एक बड़े स्टूडियो में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है मेरी। तो देखिए, आई होप के नेक्स्ट मंथ से उस पे काम करूंगा मैं, नहीं आई तो नीड अ वही लॉट ऑफ अच्छा है स्पेस। ना कि आप इनको कुछ होटल्स में या कहीं पे आप रेंट पे दे दो तो जगह भी बचेगी, घर में मतलब नहीं, स्टूडियो में घर भी। रेंट रेंट वाला ऑप्शन मुझे भी थोड़ा सा क्लिक कर रहा है हाँ। कि कहीं ना कहीं अगर ये जाते हैं एक्चुअली तो। अभी क्या हो रहा है, इवन पेंटिंग्स ना, मैम ऋतु मैम, पेंटिंग्स भी काफी सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में वो लोग क्या करते हैं, आर्टिस्ट से लेते हैं, वो लोग जी उनको रेंट पे करते हैं, उसके बाद में महीनों के हिसाब से वो लोग अपना पेंटिंग्स बदलते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल तो इससे क्या बिल्कुल। होता है, उनका भी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और हाँ, उनका भी डेकोरम बना रहता है। ये नया हम्म। कॉन्सेप्ट आया है इस समय ये आर्ट वर्ल्ड में। जी नहीं मैम, ये तो चल रहा है पिछले 7 8 साल से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी जी जी। ये होता है ना कि हर कोई परचेज भी नहीं कर सकता आर्ट को, तो जो लोग परचेज नहीं कर सकते या जिनको लगता है कि हमें कुछ टाइम बाद, टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ अपने एरिया को नया दिखाना है, नई लुक देनी है, करेक्ट। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से काफी अच्छा है कि बिल्कुल बिल्कुल। आपने पेंटिंग लगाई, आपने एक स्कल्पचर लगाया, इंस्टॉल किया, 2 महीने 3 महीने आपने रखा, उसको उठाया, फिर आपने नया स्कल्पचर वहाँ रखा या नई पेंटिंग लगाई, तो क्या होता है कि आपका जो एरिया है, आपका जो स्पेस है, वो कुछ कुछ टाइम बाद आप नई लुक देता रहता है वो। सर आपने ये जो G20 समिट करके कुछ चल रहा था ना बीच में, दिल्ली में, जहाँ पे जी नरेंद्र मोदी भी आए थे, आपने वहां क्यों मिस कर दिया सर? ये सब जी, तो एक्चुअली मतलब पूरे गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में आना चाहिए कि एक वेस्ट को आप कितना सुंदर बना रहे हैं। आना बिल्कुल तो चाहिए, लेकिन उसमें क्या था ना कि मैडम, उसमें कुछ जो गवर्नमेंट के जो ऑथराइज जो आर्ट्स हैं, काफी हाई लेवल के, मैं तो खैर छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने देखा कि उनको वहां पर इनवाइट किया गया था। मेरे नॉन भी इनविटेशन हैं अलग दो तीन। है, वहां पे स्टॉल्स भी लगे थे। इफ आई एम जी राइट, जी। रितु मैम करेक्ट है ना? मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, अरे स्टॉल्स अच्छा, थे वहाँ, G20 आर्टिस्ट के समिट में आर्टिस्ट लोगों को, रिप्यूटेड आर्टिस्ट लोगों को इनवाइट किया था,
ओके। बिकॉज बाकी लोगों को वहां पे डिस्प्ले करने का ऑप्शन भी था। मैं भी कोशिश कर रही थी कि लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट करके, अपना मतलब आर्ट जो भी है उसको डिस्प्ले करूंगी करके। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं उसी टाइम के आसपास में मेरा ऑपरेशन शेड्यूल हो गया था, तो फिर मैं कोई आर्ट वर्क नहीं कर पाई। ओहो, मेरा अभी ऑपरेशन होकर के 1.5 महीना हो रहा है मेरे को। अच्छा। आई हैव अंडरगॉन अ मेजर ऑपरेशन अगेन। पिछले साल भी ऑपरेशन हुआ, ये साल भी हो तो गया। रेस्ट करो आप तो कंटिन्यूअसली आप खड़े हुए हो शायद। खड़ी नहीं हूँ, बैठी हूँ, बैठी हूँ, आराम से ओके, बैठी हूँ। ये ओके। मेरा स्टूडियो है, मेरा तो पूजा रूम और स्टूडियो यहीं पे है। मैं रंगों के साथ बैठ जाती हूँ तो मैं अपने आप हील हो जाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो होता है आर्टिस्ट के साथ, यही है, यही अच्छी चीज़ है कि रंगों के साथ बैठ जाओ तो अपने आप ही हीलिंग हो जाती है। बहुत अच्छे से हील हो जाता है। इनफैक्ट रंगों के साथ बैठोगे आप अपना चक्र हीलिंग भी कर लोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मेरे को उनके कलर्स बहुत पसंद आए, काफी वाइब्रेंट, काफी अपीलिंग, प्लीजिंग, आई कैचिंग कलर्स डाले हैं ना। तो मेरा पहले ध्यान कलर पे गया कि कौन से कलर्स यूज किए करके उन्होंने। वही है ना कि जैसे मेटल से, स्क्रैप से आपने मास्क बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत आई कैचिंग है, बहुत अच्छा बहुत है, बहुत बहुत सुंदर है। खूबसूरत है। सब्जेक्ट है उसमें, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, सब कुछ है। क्योंकि काफी बहुत सारे अलग लोगों का भी हम लोगों ने ये मेटल का देखा हुआ है। बट कभी कभी वो कुछ भी रैंडम बना देते हैं, जब तक आर्टिस्ट नहीं समझाता है हाँ, कॉमन समझ में लेमैन नहीं को आता समझ है। में नहीं आएगा। बट मेरा हमेशा एक फंडा रहता है, एक आर्टिस्ट का काम ऐसा होना चाहिए, एक बेसिक लेमैन ना, जिसको मतलब आर्ट क्या है मालूम ही नहीं है, वो भी अगर उस काम को देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये। वो बिल्कुल। उसी को मैं कलाकार मानती हूँ। कुछ भी बना के रख देते हैं, मेरे सर नीचे जाता है। लेकिन इनका काम बहुत सुंदर है। जो थीम है, जो एक आर्ट में जो एक थीम डाली जाती है, वो सिर्फ आर्टिस्ट को पता होता है कि उसमें क्या थीम वो पुट कर रहा है। जब तक उस करेक्ट, थीम को कोई विजिटर, कोई 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 आर्ट लवर देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक आर्ट उसको समझ नहीं आती है। ये मैंने देखा है। करेक्ट, करेक्ट। जी और सब लोगों का ना मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं उनको कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन जी देख के वो एडमायर करते हैं, उनके दिल को जो खुशी मिलती है, उनको जो सुकून मिलता है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी आपने अरे अच्छी सर, बातें की। हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी सर। बहुत अच्छा इसमें लगा तो इतना आपसे यूनिक काम मिलके। आपने दिखा दिया। और आई थिंक हमने बहुत टाइम भी ले लिया संजय जी का, संजय जी बहुत परेशान भी हुए। नहीं नहीं, कोई ऐसी सॉरी। तो अब एक बार कनेक्शन तो अब तो हम बैठ सकते हैं आराम से, कोई ऐसी टाइम की लिमिट नहीं है मेरे पास। तो हम लोग उन्होंने कंटिन्यू कर सोचा सकते हैं। होगा, आपने सोचा होगा संजय सर, देखो सब लोग इंतजार करके बैठे हैं कि कब मैं वीडियो में आऊंगा करके। आपको जी, हमने जाने ही नहीं दिया। नहीं नहीं, कॉन्वर्सेशन कंप्लीट जो करना था हमें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चलो, कि हमने काफी कुछ आपसे पूछ लिया और आपसे काफी कुछ हमें नॉलेज भी मिली है। तो अब हम जी जी करेक्ट। मीटिंग को हम एंड कर देते हैं, टाइम भी हो गया है जी, और सबके लिए भी। थैंक्स अ और लॉट थैंक यू संजय संजय जी, सर, और आपको एंड बहुत बहुत थैंक यू रितु शुभकामनाएं मैम। आपकी दोनों अपकमिंग एग्जीबिशंस के लिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप यस लोगों सर, से मिलना हमारा अच्छा भी लगा, आपसे शुभकामनाएं सर। और इंटरेक्शन हुआ, अच्छा थैंक यू लगा। अलॉट, इतना पेशेंटली आपने हर क्वेश्चन का बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया, सफाई से आंसर दिया। मतलब इंसान के पल्ले तो पड़ेगा कि हाँ क्या हाँ, काम कि है, क्या कैसा काम है, हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या करके एक आइडिया आपने पकड़ाया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड रितु थैंक मैम, यू। हैट्स टू यू। थैंक यू नया नया सो सब्जेक्ट मच एंड लेके आती थैंक हैं। यू रेणुका, आपको भी थैंक यू संजय जी, आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, रितु जी। थैंक यू। ओके, एंड वंस अगेन बाय। all of you, wish you a very very बाय happy new year. बाय।
है।